हेलो साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मानसिक योग्यता का जो सीरीज है हमारा, है ना, सामान्य मानसिक योग्यता का, उस सीरीज में ये जो क्लास हमारा दूसरा क्लास होने वाला है, जिस क्लास में हम वर्णमाला से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातों को देखेंगे और कुछ क्वेश्चन सेट को प्रैक्टिस करेंगे, जिससे आपको एक आइडिया हो जाए कि अगर आप बीएड या डीएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 की अगर तैयारी कर रहे हैं और उसमें जो मानसिक योग्यता से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो किस तरीके से पूछा जाता है, किस से संबंधित हमें ज़्यादा फोकस करना है और इसमें किन किन बातों को हमें ध्यान में रखना है, इन सारी चीज़ों को हम इस वीडियो के माध्यम से आसानी से समझने का प्रयास करेंगे। क्योंकि थ्योरी को समझना हमारे लिए बेहद ही जरूरी है, तभी हम इस तरीके के मानसिक योग्यता से रिलेटेड जितने भी इस टॉपिक से प्रश्न बनेंगे तो उसको सॉल्व करने में आपको आसानी होगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पे पहली बार है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करेगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को हमारा शेयर करिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो अगर आप प्री बीएड और प्री डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 की अगर तैयारी कर रहे हैं, है ना, तो इससे पहले मैं जो है इसका और पुराना वीडियो जो अपलोड किया हूँ उसको आप जरूर देखिएगा। और शिक्षण अभिरुचि से जो जितना भी थ्योरी का जितना कंप्लीट क्लासेस है मैं उसको मतलब कंप्लीट करा चुका हूँ। आप उसको जा करके जरूर एक बार देखिएगा, आपको उससे एक आइडिया हो जाएगा आर वाल जो है आपको किस तरीके से तैयारी करना है, किन किन टॉपिकों को हमें कवर करना है, जितना ज़्यादा हो सके आपको उससे संबंधित जो है एमसीक्यू को प्रैक्टिस करना है। ठीक है, आप शिक्षण अभिरुचि और रीजनिंग, ये दो टॉपिक का जो सब्जेक्ट है दोस्तों, ये बेहद ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि शिक्षण अभिरुचि की अगर बात करेंगे तो वो भी 30 नंबर का प्रश्न वहाँ पर देता है। और मानसिक योग्यता भी हमें सामान्य मानसिक योग्यता जो रीजनिंग से संबंधित जो क्वेश्चन बनेंगे उसमें भी जो है 30 नंबर के हमें जो प्रश्न देखने के लिए मिलता है। इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षण अभिरुचि और मानसिक योग्यता पर जो है हमें ज़्यादा फोकस करना है। इन दोनों को अगर आप मिला देते हैं तो 60 नंबर यही कवर करता है। अच्छा सब्जेक्ट है दोस्तों और आसान आसान सा प्रश्न देखने के लिए मिलता है रीजनिंग में। आपको बस थ्योरी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अगर अच्छे से क्लियर रहे तो आप इसमें मतलब एकदम अच्छे से नंबर इसको गेन कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या बनेगा, कैसे बनेगा, तो हमें भी नहीं पता रहता है दोस्तों किस तरीके से पूछा जाएगा कौन सा। लेकिन एक आरवल हम ये क्या कह सकते हैं इसमें कि एक आपको रास्ता मिल सकता है, एक गाइडलाइन के रूप में। आप वीडियो को जरूर देखिएगा जिससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि किस किस तरीके से क्वेश्चन बनेंगे। और जो थ्योरी यहाँ पर मैं बताने का प्रयास करूंगा बेहद ही महत्वपूर्ण है। अगर इसको आप ध्यान में रखेंगे तो इस अल्फाबेट वाले जो सब्जेक्ट है ना, इस टॉपिक में रीजनिंग के टॉपिक का जो है वर्णमाला से संबंधित है, जितने भी प्रश्न पूछे जाएंगे इस थ्योरी के आधार पर ही ज्यादातर बनता है। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं दोस्तों, है ना। अगर आप जो है तैयारी कर रहे हैं सामान्य मानसिक योग्यता का, तो ये हमारा दूसरा क्लास है। ठीक है, वर्णमाला हमारा चैप्टर का नाम है, ठीक है, पाठ का नाम है। अगर आप डीएड बीएड प्रवेश परीक्षा 2025 से अगर तैयारी करना चाहते हैं तो उसकी संपूर्ण तैयारी आपको हमारे चैनल पर वीडियो के माध्यम से मिलेगा। अगर आप सीजी से हैं, प्री बीएड और प्री डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 की अगर तैयारी कर रहे हैं तो ये जो क्लास है दोस्तों आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण हो सकता है। ठीक है, तो चलिए इसी को हम समझते हैं। अल्फाबेट से संबंधित जितने भी जो थ्योरी वाली पार्ट है उसको हम आसानी से समझने का प्रयास करते हैं। और ये जो क्लास है आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है दोस्तों, ठीक नहीं, तो आप इसको अंत तक जरूर देखिएगा। ठीक है, ताकि आपको जो है अच्छे से इसका जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो सके। थोड़ा सा मैं इसको और बड़ा कर देता हूँ जिससे आपको समझने में आसानी होगा। ठीक है, अब शायद अच्छे से दिख रहा होगा। अब इसमें जितना भी इम्पोर्टेंट चीजें हैं अल्फाबेट अगर आप पढ़ रहे हो तो इस टॉपिक में ऐसे ऐसे बिंदु हैं जिसको आपको एकदम विशेष रूप से ध्यान में रखना है। अगर आप इन चीजों को अच्छे से ध्यान में रखते हैं तो आपका इस टॉपिक से जो भी क्वेश्चन बनेगा वो गलत होने की संभावना बहुत ही कम हो जाएगी। आप जितना भी कर पाएंगे थ्योरी के माध्यम से अगर करेंगे, है ना, अगर आप उसका जो नियम है कुछ चीजें अगर उसको आप फॉलो करके बनाते हैं तो आपका जो प्रश्न का जो उत्तर होगा वो सटीक से और आसानी से निकाल पाएंगे, है ना। तो उसी पर हम बात करते हैं। ठीक है, देखिएगा यहाँ पर, है ना, क्या सारी चीजें हैं उसको हम समझने का प्रयास करते हैं जिससे आपको आसानी हो सारा चीज समझने में। ठीक है, अल्फाबेट जो संबंधित है दोस्तों, ये जो है ए से लेकर के जेड तक का जितने भी अल्फाबेट हैं, है ना, ए से लेकर के जो हम एबीसीडी पढ़ते हैं, ए से लेकर के जेड तक का, इसी का पूरा मतलब सारा चीजें हम नियम को समझेंगे कि क्या क्या हम तरीके हैं, ट्रिक है जिसको हम याद करके हम इसमें जितने भी आसान सा जो प्रश्न बनता है उसको हम आसानी से मतलब कवर कर लें। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे थोड़ा सा
क्या लिखा है, ध्यान दीजिएगा कि आजकल प्रतियोगिता परीक्षा में अंग्रेजी के वर्णमाला या फिर अल्फाबेट से संबंधित कई प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक है, आजकल ये जो है रीजनिंग जो है हर एग्जाम के लिए कॉमन होते जा रहा है। ये जो टॉपिक है आजकल हर एग्जाम के लिए, चाहे वो इंट्रेंस एग्जाम हो या फिर कंपटीशन एग्जाम हो, सर्विस के लिए एग्जाम आप दिलाने जा रहे हैं, तो वहाँ पर रीजनिंग एक महत्वपूर्ण जो हो गया है सब्जेक्ट है ना, रीजनिंग वाला टॉपिक में वर्णमाला महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इस सेशन पर जो है, इस सेक्शन पर जो अगर थोड़ी सी भी अगर आप मेहनत करते हैं तो इससे आधारित जितने भी प्रश्न बनते हैं उसको आप जो है आसानी के साथ बना सकते हैं। बहुत ही आसान सा सब्जेक्ट है ये रीजनिंग, और इसमें जो टॉपिक है वर्णमाला, ये क्योंकि ABCD हम बचपन से लेकर के पढ़ते हुए आए हैं ना, तो ABCD जितना भी इससे वर्णमाला से संबंधित बनेगा, ये A से लेकर के Z तक के जितने भी इसमें आते हैं अल्फाबेट, 26 अल्फाबेट जो हैं, तो उन्हीं से घूम घूम करके कई सारे प्रश्न बनते हैं, कई सारे ट्रिक के माध्यम से क्वेश्चन को बनाया जाता है। उन्हीं चीज़ों को हम मतलब आया दायां से लेकर के बायां में है ना, उसका अपोजिट, उल्टा सीधा, ये सारी तरीके के से जो है प्रश्न बनता है, उसी को हम समझेंगे। इसमें मेन चीजें हैं जैसे है ना, तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले यह याद करना जरूरी होगा कि वर्णमाला के किसी अक्षर का पोजीशन, मतलब पोजीशन बाएं से कितना होता है। ये पहला इस चीज को याद रखिएगा कि डायरेक्ट क्वेश्चन ये बनेगा कि आपका जो जैसे ABCD अगर क्रम से लिखा होगा तो पूछेगा कि बायां से मतलब T का पोजीशन कितना है, R का पोजीशन कितना है, इस तरीके से जो प्रश्न बनता है ना। तो इसके लिए निम्न बातों का हमें ध्यान में रखना है। तो आप यहाँ पर अल्फाबेट देख पाएंगे, यहाँ से A से लेकर के पूरा जो है Z तक का लिखा हुआ है। ठीक है, क्या क्या चीजें हैं देखिएगा, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, ये हमारा 26 का जो वर्णमाला है सेट है, जो 26 का, इस 26 का जो वर्णमाला सेट है, इसमें हमें ध्यान में रखना है कि हम किससे कैसे जानेंगे कि जो है कौन सा पोजीशन कितने नंबर का है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको याद रखने के लिए अंग्रेजी में वर्णमाला कुल आपको याद भी होगा 26 है, तो इसके लिए आपको याद रखना है ये शब्द है ना, ये जो शब्द है इसको आपको ध्यान में रखना है। क्या लिखा है, OT और Y। ठीक है, ये जो शब्द है इसको आपको ध्यान में रखना है। इन्हीं शब्दों के आधार पर हम बता सकते हैं कि किसके दायां किसके बायां में कितने स्थान पर जो है अल्फाबेट है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, बहुत ही इंपोर्टेंट है, इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है ना, ये ट्रिक है एक, है ना, इसको आपको ध्यान में रखना है कि इसका मतलब क्या होता है। देखिएगा, 5वां स्थान, 10वां स्थान और 15वां स्थान और 20 स्थान और 25वां स्थान। कहने का मतलब ये है कि जो अल्फाबेट वाली जितनी सेटें हैं A से लेकर के Z तक का, A से लेकर के अगर हम Z तक का अगर बात करेंगे तो 5वें स्थान पर क्या E आता है। मतलब ये जो E है इसका स्थान कितना है, इस सीरीज में देखेंगे तो यहाँ पर 1 2 3 4 5, ये E जो है ये कितने नंबर का है, 5वें नंबर का है। उसी तरीके से अगर हम J को देखेंगे तो J हमारा 10वां नंबर पर दिखेगा। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ 5 हो गया, 6 7 8 9 10, ये जो J है ये हमें कितने नंबर पर दिख रहा है, 10वें स्थान पर मिला। ठीक है, उसी तरीके से देखेंगे O जो है वो हमारे कितने स्थान पर है, ये 15वें स्थान पर है। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ, ज्यादा हो गया है। ठीक, अब यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर पूरे सीरीज में, तो जो ये E दिख रहा है ये कितने स्थान पर आपको देखने के लिए मिल रहा है, E जो है 5वें स्थान पर है। यहाँ पर देखेंगे तो E यहाँ पर है, सॉरी ये वाला, ये 5वें स्थान पर है E। इसके बाद J को देखेंगे तो J कितने नंबर पर है, 10वें स्थान पर है। उसी तरीके से अगर O को बात करेंगे तो O 15वें स्थान पर है, और T जो है ये 20वें स्थान पर है। ठीक है, और Y जो है कितने स्थान पर है, Y जो है ये 25वां स्थान पर है। तो इस चीज को 5 के पहाड़ा में आप याद भी रख सकते हो, 5 5 दूनी 10 15 20 और 25। और इसको जो ये शब्द है, ये शब्द आपको ध्यान में रखना है कि इसको ये क्रम निकालने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये दाया बायां जैसा भी होगा, जोड़ना घटाना जैसा भी करना होगा, ये शब्द आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। E भी बोल सकते हो, EJOTY, ये जो शब्द है इसको आपको बेहद रूप से ध्यान में रखना है। 5-5 के क्रम में हम बांट लेंगे, है ना, तो इससे आपको आसानी हो जाएगा। ठीक है, अब उसी तरीके से हम देखेंगे इसमें कि पोजीशन से संबंधित ज्यादातर इसमें क्वेश्चन बनेगा, है ना, कि क्या क्या पोजीशन होता है, इन सभी को इसको देखेंगे। तो इसी को ध्यान में रखना है हमको, ये बहुत ही जरूरी है। ठीक है ना,
आपके पास कोई सा भी किताब हो जिससे आप प्रैक्टिस कर रहे हो, तो इन सारी चीजों का जो थ्योरी है आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना बेहद ही जरूरी है ना। जो फिर हमने आगे देखा था उसको हम समझेंगे। ये जो अल्फाबेट वाला जितना अगर इसका कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ जाएगा तो आपको जो है समझने में ये बहुत ही आसानी होगा। आप आगे देखेंगे इसी में, ठीक है। यहाँ पर लिखता है कि पहले अगर ये 5 अक्षरों का पोजीशन सहित याद किया जाए, है ना, ये सारी चीजें, ये 5 अक्षरों का अगर हमें पोजीशन याद हो जाता है तो बीच वाले अक्षरों का अपेक्षाकृत जल्दी याद हो जाएगा। अगर हमें पोजीशन वाला याद हो जाएगा कि 5वें नंबर पर कौन है, 10वें नंबर पर कौन है, 15वें नंबर पे क्या है, और 20वें नंबर पर क्या है, और फिर 25वें नंबर पर क्या है, तो हम उसको आसानी से मान के चलिए। अगर मैं यहाँ पर बात करूं y का, अगर y का स्थान कितना है, 25वां स्थान है। अब अगर क्वेश्चन में अगर मेरे से पूछा जाए, है ना, अगर हमें क्वेश्चन में पूछा जाता है कि भाई x, मान लो y के बाद x आ जाता है और यहाँ पर क्या आ जाता है, z आता है, तो मैं आसानी से बता सकता हूं। अगर मेरे को ये 25वां का याद है, y का अगर मेरे को याद है, तो मैं यहाँ पर ये डिफाइन कर जाऊंगा कि अगर y का 25 है तो इसका कितना हो जाएगा, ये 26 हो जाएगा, ठीक है, 26 हो जाएगा ये, और फिर z का क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा, ठीक। उसी प्रकार से अगर मान लेते हैं कि हमारा 5वां स्थान कौन सा है, 5वां स्थान हमारा e है, ठीक है, e हमारा कितना है, 5वां स्थान है, ठीक है। अगर e हमारा 5वां स्थान है तो d का स्थान क्या होगा, ई से पहले क्या आता है, डी आता है, तो हमें डी को बता पाएंगे कि इसका स्थान कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। ई के बाद क्या आता है, ई के बाद मान लेते हैं यहाँ पर एफ अगर आ रहा है तो एफ, ABCDEFG, ठीक है, यहाँ पर हमने जी लिख लिया। और अगर हमसे पूछा जाए कि भाई जी का स्थान क्या है, ठीक है, जी का अगर स्थान क्या है, तो हमें पता है, हमें अगर याद है कि ई का स्थान क्या है, 5वां है, तो एफ का कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और जी का क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो ये इस तरीके से निकालने के लिए बेहद ही इसका महत्वपूर्ण ये अंक हमें बताता है ना। यही जो हमें EJOT और Y, ये जो शब्द है ये हमें यही बताता है कि हम किसी भी अल्फाबेट का उसका स्थिति, पोजीशन, नंबर हम बता सकते हैं। अगर ये हमें 5 याद है तो ये हमारा 5वां पर है, ये 10वां पर है, ये 15वां पर है, और अगला 20वां पर है, और y किस पर है, 25वां पर है। तो इस तरीके से इसका उपयोग हमें क्वेश्चनों पर देखने के लिए मिलता है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया होगा। अब आगे देखेंगे इसी में, है ना, इसको मैं क्लियर कर लेता हूं। अल्फाबेट से जितना भी इम्पोर्टेंट बिंदुएं हैं मैं इस क्लास में पूरा आज कंप्लीट कर दूंगा। इससे क्या है, आपको जो तैयारी करने में आसानी होगा। इसके बाद से आपके पास जो भी रीजनिंग की किताब हो, आप अल्फाबेट वाली अगर चैप्टर उसमें है तो आप उसको निकालिए, और उसमें जितना ज्यादा जो प्रश्न दिया होगा इस थ्योरी के आधार पर अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप उसका नतीजा देखेंगे कि आपको काफी चीजें बेहतर समझ में आने लग जाएंगी, ठीक है। आगे देखते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला को 2 भागों में बांटा जाता है। 2 भागों में मतलब कि 13-13 के क्रम में बांटा जाता है। जैसे हम ए से लेकर के, है ना, A B C D E F G H I J K, ठीक है, L और M, ठीक है। अब इसमें देखेंगे 13 के क्रम में बटा होगा। 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9, ये वाला 10, ये 11, ये 12 और ये 13, मतलब 13 के क्रम में बटा होगा। फिर n से लेकर के ये 13 क्रम हो गए। एक सेट ये हो गया, इसका पहला सेट ये हो गया जो a से लेकर के m तक का बीच में जितना अल्फाबेट आता है वो एक सेट कहते हैं इसको, है ना, एक सेट ये बना। इसके बाद जो है n से लेकर के पूरा z तक का पूरा आपको 13 इसमें देखने के लिए मिलेगा। ये अल्फाबेट का दूसरा सेट है। ये पहला फर्स्ट सेट है, ठीक है, और ये सेकंड सेट है। पहला सेट है और ये दूसरा सेट है, ठीक है। तो आपको इस क्रम में इसको ध्यान में रखना कि a से लेकर के m तक का, 1 से लेकर के 13 तक का पहला सेट आता है, और फिर n से लेकर के z तक का
13 सेट एक दूसरा सेट होता है ना, तो वही चीज बोल रहा है कि इसको 13 अक्षरों में बांट दिया जाता है। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना है कि इसको 13 के क्रम में बांटा रहता है, 13 दूनी 26 हो जाता है, अर्थात ए से लेकर के एम तक का। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर बताया ए से लेकर के एम तक का जो संख्या होता है उसको क्या बोला जाता है, प्रथम पूर्वार्ध या फिर प्रथम आदर्श, है ना, या फिर पहला स्टेप कहा जाता है, इसी को पहला स्टेप बोलते हैं ना। ये चीज आपको ध्यान रखना कि ए से लेकर के एम तक को क्या कहा जाता है, तो पहला स्टेप कहा जाता है, या पहला पूर्वार्ध कहा जाता है, पूर्वार्ध बोला जाता है इसको, या प्रथम जो सेट है वो कहा जाता है। और इसके बाद देखेंगे एन से लेकर के जेड तक का ऊर्ध्वाधर कहा जाता है, या फिर द्वितीय आदर्श कहा जाता है। ठीक है, या फिर सेकेंड जो है स्टेप कहा जाता है इसको। ठीक है, जो एन से लेकर के जेड तक का रहता है इसको ऊर्ध्वाधर कहा जाता है, उत्तरार्ध। ठीक है, उत्तरार्ध कहा जाता है इसको, और इसको क्या बोला जाता है, इसको पूर्वार्ध बोला जाता है। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है, ऊर्ध्वार्ध और पूर्वार्ध। ठीक है ना, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध, ये चीज आपको ध्यान में रखना है, ये बहुत बेहद ही महत्वपूर्ण लाइन है ना। इसी के आधार पर आपको अगर ये चीज क्लियर रहेगा कि प्रथम स्टेप कौन सा है या सेकेंड स्टेप कौन सा है, तो प्रथम सेट में कौन कौन से अक्षर आते हैं और सेकेंड सेट में कौन कौन सा आता है, और हिंदी में इसको इसी को बोला जाता है पूर्वार्धर और उत्तरार्धर। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। अब अगर उसके बाद देखेंगे इसमें अगला है जो इसको याद करने का एक और भी आसान सा तरीका किताब में बताया है ना, तो उसी को देखेंगे। इसके बाद अगर ABCDE का पोजीशन हो, मतलब पोजीशन तो ऐसे ही याद हो जाते हैं, ठीक है, लेकिन जी का पोजीशन याद रखना थोड़ा सा याद रखना आसान है। क्योंकि जी का पोजीशन इसलिए हमें याद आसान है क्योंकि G7 एक प्रसिद्ध अंतरराष्ट्रीय संगठन है, G7। ठीक है, आपने कई बार पढ़ा होगा, G7 एक अंतरराष्ट्रीय जो है, अंतरराष्ट्रीय क्या है, एक संगठन है जिससे हम G7 कहते हैं। तो हमें जी का आसान से याद हो गया कि जी का स्थान क्या है, हमारा 7 है। उसी प्रकार देखेंगे कि उसके बाद अगर टी का पोजीशन देखेंगे, जब हम अल्फाबेट में जब टी का पोजीशन देखते हैं तो इसको भी याद रखना बहुत ही आसान है, क्योंकि T20 के नाम से एक क्रिकेट मैच जो होता है ये बहुत ही फेमस है हमारे इंडिया के अंदर, T20 के नाम से। तो T20 जो है ये, इसको भी याद रखना बेहद ही आसान है, क्योंकि T20 को डायरेक्ट हम क्रिकेट से रिलेट करते हैं, है ना। तो T20 हमें याद हो जाएगा कि टी का स्थान क्या है हमारे लिए, 20वां स्थान है। ठीक है, तो आपको पोजीशन याद हो गया किसका, जी का और टी का। G7 एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है, और T20 जो है, T20 किसके लिए उपयोग होता है, तो क्रिकेट जो भारत के अंदर जो क्रिकेट T20 होता है, G20 है ना, T20 जो होता है ये जो है बेहद ही फेमस है। तो इस तरीके से हमें याद हो गया कि जी का 7 हो जाता है और टी का 20 होता है। ठीक है, आगे देखेंगे। एक चीज इसमें और याद रखना है आपको, ये चीज जो बता रहा हूँ इसको आप नोट जरूर करिएगा, ठीक है ना, बेहद ही महत्वपूर्ण लाइन है। और एक चीज इसमें एक चीज और आपको ध्यान में रखना है, इसका अपोजिट वाला जो है, अपोजिट किस तरीके से होता है वो भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अपोजिट से भी डायरेक्ट पूछा जाता है कि ए का अपोजिट क्या होगा, बी का अपोजिट क्या होगा, सी का अपोजिट अल्फाबेट कौन सा होता है, इससे डायरेक्ट जो है क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे, अब जो है यहाँ से देखिएगा, अब रही बात उल्टी गिनती की, क्या है कि ये घुमाऊ ABC ए से लेकर के जेड तक का ही घूम करके जो प्रश्न बनता है। तो अब तक जितना भी मैं बताया हूँ बेहद इंपॉर्टेंट है। और आगे समझिएगा कि उल्टी गिनती की, अगर वहां पर उल्टी गिनती की बात कही जा रहा हूँ, है ना, तो जब आपको किसी अक्षर का दाहिने से या फिर उल्टी गिनती, है ना, दाहिने की तरफ से, मतलब आपको मतलब हम जब ABCD पढ़ते हैं तो जैसे ए से लेकर के हम किस साइड जाते हैं, जेड तक जाते हैं, मतलब ये हमारा कौन सा पक्ष है, बायां पक्ष हो जाता है ये। ठीक है, और जेड वाला भाग कौन सा हो जाता है, हमारा दायां हो जाता है। ठीक है, तो जब भी हम इसको पढ़ते हैं तो किधर से पढ़ते हैं, ए से लेकर के हम इधर जेड तरफ जाते हैं, ए से लेकर के जेड के तरफ जाते हैं। लेकिन अगर हमें क्वेश्चन में ये कहा जाए कि उल्टी दिशा में, मतलब कि हम जेड से लेकर के अगर हम ए की तरफ जाएं, उल्टे गिनती की तरफ जाएं, उल्टे अक्षर के तरफ जाएं, तो हमें क्या करना है, ये चीज हमें ध्यान में रखना है। तो पोजीशन ज्ञात करना हो, मतलब जेड से अगर हमें ए की तरफ अगर जाना हो और पोजीशन की अगर बात करती है ना, तो उस संख्या के बाएं
मतलब उस संख्या के बाएं तरफ, या फिर इस संख्या के ये बायां है मतलब इसका सीधा बायां है ना, सीधे की तरफ, तो उसकी पोजीशन नंबर को जो होगा, जो भी उसका पोजीशन नंबर होगा उसमें हम क्या करेंगे 27 से घटा देंगे। ये लाइन बेहद इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना, ये चीज मिस मत करिएगा, बेहद ही जरूरी लाइन है। ये क्या बोल रहा है कि अगर मैं जेड से ए की तरफ जाऊं, दायां से बायां की तरफ, उल्टे गिनती की तरफ जाऊंगा, तो जो उस संख्या का पोजीशन नंबर होगा उसमें हम किसको घटा देंगे, तो हम उसमें 27 को घटा देंगे। ठीक है, इसको मैं आगे बताऊंगा कि किस तरीके से हो रहा है। जैसे देखिएगा, अब जैसे एक उदाहरण है, देखना, जैसे यहाँ पर मान लेते हैं कि कोई प्रश्न में पूछा हुआ, यहां से समझिएगा, माना कि कोई प्रश्न दिया हुआ है जो आर को दाहिने से गिनने पर कौन सा पोजीशन मिलेगा उसको। ठीक है, तो अब देखिएगा, जैसे एबीसीडी अगर हम देख लेंगे यहाँ पर, है ना, पूरा जो अगर अल्फाबेट अगर लिखते हैं तो ए से बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वी, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई और यहाँ पर जेड। ठीक है, इस तरीके से अगर दिया हुआ है ना, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड, तो अब यहाँ पर अगर एबीसीडी इस तरीके से है, तो यहाँ पर क्या करना है, तो हम जानते हैं कि आर का पोजीशन टी से 2 स्थान पहले है। मतलब यहाँ पर जब हम अल्फाबेट में देखेंगे तो जो टी है हमारे, टी कितने नंबर पर आता है, 20 नंबर पर, जैसे मैंने बताया था, और जी किस में आता है, 7 नंबर पर आता है। ठीक है, तो ये जो टी है, टी हमें याद हो गया कि टी कितने नंबर पर आता है, टी जो होता है 20वें नंबर पर आता है। तो आर जो है टी से कितने अक्षर का पहले आता है, तो 2 अक्षर का पहले आता है। एक बार एस आएगा, फिर दूसरे बार में आर आता है, मतलब दूसरे नंबर पे आ रहा है टी से। मतलब अगर ये 20 है तो ये कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा, और ये कितना हो जा रहा है, मतलब आर कितने नंबर पर आ रहा है, तो इस तरीके से हम बता सकते हैं कि आर जो है 18 नंबर पर आ रहा है। ठीक है, 18 नंबर पर आ रहा है, तो क्या करेंगे कि अब दाहिने तरफ से उसका अगर पोजीशन निकालना हो, मतलब कि ये जो है दाहिने तरफ से इसमें कितना पोजीशन आएगा, दाया तरफ से कितना पोजीशन आएगा, तो मतलब उल्टा हमने पता 13 का सेट है ना, मतलब ए से लेकर के कहां तक का, एम तक का एक सेट बनता है। ठीक है, और एन से लेकर के जेड तक का एक सेट बनता है। ठीक है, इसको पूर्वार्ध कहा जाएंगे। ठीक है, और इसको उत्तरा। ठीक, तो अब इसमें समझिएगा कि ये दाया तरफ से बोल रहा है ना, दाया तरफ से उसका पोजीशन क्या होगा, तो दाया तरफ से पोजीशन लाने के लिए हम क्या करेंगे कि इस 18 को क्या करेंगे, हम 27 से माइनस कर देंगे। तो इस 18 को 27 से जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना मिलेगा, 9 मिलेगा। मतलब कि दाएं तरफ से आर का जो पोजीशन है वो कितने नंबर पर है, 9 नंबर पर है। जब आप इसको गिनोगे तो यहां से भी देख पाओगे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 9। मतलब ये जो आर है कितने स्थान पर आ रहा है, 9वें नंबर पर आ रहा है। ठीक है, ठीक है साथियों, तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। ये इस तरीके से डायरेक्ट इसमें क्वेश्चन बनेगा। ठीक है ना, फिर एक बार और ध्यान में दीजिएगा, जैसे कि यहीं से एक बार और देखिएगा, माना कि कोई प्रश्न है जो आर जो है दाहिने की ओर गिनने पर कौन सा पोजीशन आता है। ठीक है, ये बोल रहा है कि आर को दाहिने तरफ से गिनने पर कौन सा पोजीशन आ रहा है, मतलब हम ए से अगर चालू करते हैं तो ये हमारा क्या है, बायां है। ठीक है, और जेड वाला जो पोर्शन है ये क्या है, हमारा दायां है। ठीक, तो अब अगर मैं जेड से गिनना चालू करूं, जेड से अपोजिट डायरेक्शन में, जैसे जेड हो जाएगा, इसके बाद आ जाएगा वाई, आ जाएगा एक्स, आ जाएगा डब्ल्यू, आ जाएगा, ऐसे करते करते मैं कहां तक जाऊंगा, आर तक जाऊंगा। ठीक है, आर तक जाता हूं तो आर जो है मेरे को कितने नंबर के पोजीशन पर मिलेगा, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, दाहिने तरफ से उसका पोजीशन निकालना है हमें। ठीक है, तो हमें पता है कि जो है हम अगर नॉर्मल देखते हैं तो एक तो हमने ये तरीके ई वाला याद कर लिया, ए, जे, ओ, पी और फिर वाई। तो इसमें ई कितने नंबर का है, 5 नंबर का है, जे कितने नंबर का है, 10 नंबर का है, ओ कितने नंबर का है, 15 नंबर का है, टी कितने नंबर का है, 20 नंबर का है, वाई कितने नंबर का है, तो वाई 25 नंबर का है। ठीक है,
तो अब आर जो है वो टी से पहले 2 बार आएगा, मतलब 2 अंक 2 अक्षर का पहले आता है, मतलब टी से पहले क्या आता है, एस आता है, एस के बाद क्या आता है, आर, आर एस टी। तो अगर जो है टी अगर मेरा 20 नंबर का है, ठीक है, 20 नंबर का है, तो एस कितने नंबर का हो जाएगा, 19 नंबर का हो जाएगा, और आर कितने नंबर का हो जाएगा मेरा, 18 नंबर का हो जाएगा। आर कितने नंबर का होगा, 18 नंबर का होगा, ठीक है। तो क्या करूंगा, यहाँ पर कहा है कि जो उसका पोजीशन का स्थान होगा उसमें क्या हम 27 को क्या करेंगे, घटा देंगे, ठीक है। तो अब हमारा आर कितना मिल गया हमें, 18 मिल गया। तो हम क्या करेंगे, हमें दाहिने तरफ से निकालना है, तो 27 में हम क्या करेंगे, 18 को घटा देंगे, तो हमें मिल जाएगा कि दाहिने तरफ से आर का पोजीशन कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है, बेहद ही जरूरी है, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज और याद रखना है आपको कि हमें अपोजिट कैसे निकालना है, कैसे हमें अपोजिट याद रहेगा, ये चीजें बेहद ही जरूरी है, क्योंकि ये डायरेक्ट जो क्वेश्चन में यहाँ से बनता है कि एक अपोजिट कौन सा होता है। ये जो जितना बता रहा हूँ दाया बाया वाला, ये अपोजिट का ही खेल है पूरा, ठीक है। इसको आपको ध्यान में जरूर रखना है, और इस तरीके से आपको याद रखा जा सकता है, ये चीज हमें ध्यान में रखना है ना। अब यहाँ पर देखिएगा, स्पष्ट रूप से शायद दिख रहा होगा। तो यहाँ पर देखेंगे कि वर्णमाला को अपोजिट हमें याद करने के लिए सबसे जो महत्वपूर्ण है, ये चीज, ये ट्रिक आप आजमा सकते हो। यहाँ से आपको आसानी से समझ में आएगा कि ये क्या चीज बोलना चाह रहा है और इसका अपोजिट कैसे होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा ए लिखा हुआ, ए का अपोजिट क्या हो जाता है, ए का अपोजिट क्या है, जेड, बी का अपोजिट क्या है, वाई, सी का अपोजिट है एक्स, डी का अपोजिट है डब्ल्यू, ई का अपोजिट है वी, एफ का अपोजिट है यू, जी का अपोजिट होता है टी, एच का अपोजिट होता है एस, आई का अपोजिट होता है आर, जे का अपोजिट होता है क्यू, के का अपोजिट होता है पी, ठीक है, एल का अपोजिट होता है ओ, एम का अपोजिट होता है एन, है ना। ये मतलब इस तरीके से लिखा तो शायद आपको ना समझ में आ रहा होगा, लेकिन मैंने पहले बताया था कि ये जो अल्फाबेट है ये 13-13 का सेट में बटा हुआ है, 2 सेट में बटा हुआ है, 13 और 13 में, ठीक है। तो इसको याद रखने का एक सिंपल तरीका बता रहा हूँ कि इसको कैसे, अगर ऐसा आता है आपको ज्यादा कंफ्यूजिंग अगर लगता है, तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, ठीक है। यहाँ से मतलब 13-13 का सेटअप बना लीजिए, जैसे कि यहाँ पर है ए, ठीक है, ये बाएं तरफ से हम लिख रहे हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल और एम, एम आ गया, ठीक है। एक 13 सेट हो गया पहला, यहाँ पर काउंट करेंगे तो एक नंबर हो जाएगा, ये 2 3 4 5 6 7 8, ये 9, ये वाली 10, ये वाला 11, ये वाला 12, ये वाला एम जो हो गया 13 हो गया, ठीक है। एम के लिखने के बाद अब हमें क्या करना है, इसको अपोजिट तरीके से लिखना है। अब उसको हमने सीधा ऐसे क्रम में लिखा था, अब इसको नीचे से लेकर के चलेंगे इसका अपोजिट निकालने के लिए, ठीक है। इसका अपोजिट निकालने के लिए हम नीचे से ऊपर चढ़ेंगे, अब तो आपको आसानी से समझ में आ जाए। ये जो चार्ट बना हुआ है इसी को मैं बता रहा हूँ कि आपको किस तरीके से इसको ए से लेकर के एम तक हमें सीधा लिखना है, इसके बाद से हमें उल्टा लिखना है। एम के बाद क्या आ जाता है, एम के बाद आता है एन, तो हमें एन यहाँ पर लिखना है, एन, एन के बाद क्या आ जाएगा, एम का उल्टा क्या हो जाता है, एम का अपोजिट डायरेक्शन जो होता है क्या होता है, एन होता है, ठीक है। इसके बाद क्या आ जाएगा ओ, ठीक है, फिर पी, एम एन ओ पी, यहाँ पर क्यू आर एस टी, टी के बाद यू, फिर वी, ठीक है, फिर यहाँ पर आ जाएगा डब्ल्यू, यहाँ पर एक्स, यहाँ पर वाई, यहाँ पर जेड। अगर आप इस फिगर को देखेंगे, इस डायग्राम को देखेंगे, तो यहाँ पर आपको एकदम क्लियर हो गया कि ए का अपोजिट क्या हो गया, जेड हो गया। मतलब इसको लिखोगे कैसे, आप पहले ऐसे लिखोगे, फिर एन तक, क्योंकि 13 का सेट है और जो 13 का सेट है उसको हमें उल्टा नीचे की तरफ से ऊपर जाना है। जैसे हमने यहाँ पर एन से स्टार्ट किया, एन ओ पी क्यू आर एस टी वी यू डब्ल्यू एक्स वाई जेड, तो आपको इस क्रम में इसको याद रखना है। ये बहुत ही बेहद जरूरी है, क्योंकि आपको अपोजिट निकालने के लिए आपको देखने के लिए क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। तो इस चार्ट को आप इस तरीके से जो है याद रख सकते हैं, ठीक है।
आगे चलेंगे। अब इसी में देखिएगा तो जो अपोजिट है उसको हम देखते हैं कि किसका अपोजिट क्या होता है। थोड़ा सा इसको स्क्रीनशॉट आप जरूर ले लीजिएगा, अगर आपके पास बुक है तो बहुत बढ़िया है, बुक से तैयारी करिए, ठीक ना। और इसको आसानी से, ताकि आपको समझ में आता रहे, है ना। और आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे रीजनिंग को, उतना ही आपका पकड़ मजबूत होते जाएगा। अल्फाबेट से जितना भी पॉइंट है महत्वपूर्ण, है ना, वर्णमाला से मैं उसको कवर करने का प्रयास करूँगा। ये सारी चीज़ें आपको किताब में भी मिल जाएगा, लेकिन किताब जो है, बहुत सारे ऐसे भी हमारे साथी होते हैं जिनको समझ में नहीं आता कि ये किस तरीके से हुआ है ना। किताब का ही कंटेंट है दोस्तों, लेकिन आपको बताने का मैं प्रयास कर रहा हूँ कि आपको किस तरीके से इसको कवर करके चलना है ना। ये सब चीज को आपको ध्यान में रख करके ही आपको ऑप्शनल पर जाना है। पहले आपको थ्योरी पे थोड़ा सा ज्यादा फोकस करना है, ठीक ना। जो ऑप्शनल वाला बता दिया मैं, उल्टा वाला, और जो 27 से जो पोजीशन वाला घटाने वाला, ये भी महत्वपूर्ण है। और अल्फाबेट का जो अपोजिट वर्ड है उसको आपको ध्यान में रखना है ना। ये सारी चीजें महत्वपूर्ण है। अब ये जो है, ये किस तरीके से होता है हम क्रम से देख लेते हैं। जैसे ए का अपोजिट जो होता है, एक अपोजिट होता है जेड। एक अपोजिट क्या होता है? जेड होता है। जेड वह सूचक होता है, जेड को सूचित किया जाता है जहां ए का मतलब अपोजिट साइड, है ना, अपोजिट जो होता है जेड होता है। तो वही सारी चीजें हैं इसमें। आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जैसे बी का अपोजिट क्या होता है? वाई होता है, ठीक है। सी का एक्स होता है, डी का डब्ल्यू होता है, बी का वी होता है, तथा एल का ओ होता है, ठीक है ना। और यू का क्या हो जाएगा? एफ हो जाएगा, जी का टी हो जाएगा, एच का एस हो जाता है, और आई का आर हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इन सारी चीजों को याद में रखना है ना। आगे देखेंगे। जैसे के का पी हो जाएगा, एम का जो है एम, के का पी हो जाएगा, एम का एन हो जाता है। तो ये किस तरीके से क्वेश्चन में इम्प्लीमेंट होंगे, ये हम आगे देखते हैं, है ना। बेहद ही इसका उपयोग होता है इस चैप्टर में, तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है ना। अब देखिएगा यहाँ पर वही चीज है जो पहले मैंने बताया था, है ना। बाएं से दाएं के तरफ जो होता है, जैसे ए से लेकर के यहाँ पर आप देखेंगे, तो अब यह प्रश्न उठता है कि यह दाया बाया है क्या? मतलब जो दाया बाया हम बार बार बात कर रहे हैं कि दाया ये, बाया ये, दाया में ये बाया में ए से एम तक का संख्या आ रहा है ना, मतलब कि अल्फाबेट आ रहा है, और फिर एल से लेकर के जेड तक का दाया में आ रहा है। तो उसको समझिएगा, है ना। ये ज्यादा कंफ्यूज होने वाला है। ये चीज समझना बहुत जरूरी है हमारे लिए कि इसका उपयोग अगर किताब में दिया हुआ है तो इसका मतलब उपयोग कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण होगा, तभी थ्योरी के रूप में उस किताब में इंक्लूड किया हुआ है। तो इसको अगर हम समझेंगे तो ए से लेकर के देखना, ए से लेकर के एम तक का जो सेट होता है 13 का सेट होता है, और यही क्या कहलाता है? बाया से, मतलब बाया से दाया की तरफ जा रहा है। ये कहां से जा रहा है? बाया से कहां जा रहा है? बाया से चलता है, बाया से चल रहा है। ए से लेकर के अगर हम एम तक की अगर बात करें तो ये बाएं की तरफ से हम इसको पढ़ते हैं, और इसी को पूर्वार्ध या फिर प्रथम आदर्श या फिर और या फिर इसको पहला स्टेप कहा जाता है, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर उत्तरार्ध इसको बोला जाता है। एन से लेकर के जेड तक का जो 13 जो अल्फाबेट है, इसको उत्तरार्ध बोला जाता है ना। और ये सेकेंड स्टेप कहलाता है, ठीक है। इसी को बोला जाता है सेकेंड स्टेप। और ये जो चलता है, ये कैसे चल रहा है? ये दाया से बाएं की तरफ चल रहा है। यहाँ पर देखेंगे तीर का निशान ऐसे गया है, और ये दाया लिखाया हुआ है फिर यहाँ पर, है ना। दाया से इसको पढ़ते हैं, ठीक है। ये बाया वाला सेट है, ए से एम तक का बाया वाला सेट है, और एन से जेड तक का जो संख्या है ये दाया वाला सेट है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है कि 13 का जो सेट है उसमें आपको कंटिन्यूअस इसी को रखना है। और यही जो है, यहाँ से हम अपोजिट भी निकाल सकते हैं। ए से लेकर के एम तक का इसकी अपोजिट इसका डायरेक्ट उल्टा हो जाएगा। जैसे ए का अपोजिट यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए का अपोजिट जेड हो जाएगा, बी का अपोजिट वाई हो जाएगा, सी का अपोजिट ऐसे कर करके, और एम का अपोजिट क्या हो जाएगा? एन हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। आगे देखेंगे, क्योंकि अल्फाबेट में सारी चीजें होगी तो जोड़ना घटाना, है ना, ये सारा चीज जो अक्षरों का, ये सारी चीजें अल्फाबेट में होगा। तो उसको हम समझते हैं कि ये कब कब जुड़ेगा, है ना। बायां से बायां कब जाएगा तो क्या होगा, दायां से दायां जाएगा तो क्या होगा, दायां बायां जाएगा तो क्या होगा, और बाएं से दायां जाता है तो, और दाएं से बायां जाता है तो क्या होता है, ठीक है। तो उसी को ध्यान में रखना है हमें, और ये जरूरी है इसको समझना, क्योंकि
यहीं से जो इन्हीं संबंधित जो है क्वेश्चन आपको इस चैप्टर में देखने के लिए पूरा मिलता है ना। सॉरी साथियों, इससे पहले मैंने अभी त्योहार था होली का, तो उसके वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाया था, है ना। अब कंटिन्यू चलेगा क्योंकि मैं भी अब फ्री हो गया हूँ, तो त्योहार की वजह से मैं भी नहीं बना पा रहा था वीडियो, ठीक है। उसके लिए माफी चाहूंगा, अभी 2 दिन से वीडियो अपलोड नहीं कर पाया था मैं, ठीक है। अब आते हैं इसी पर, तो ये डायरेक्शन के ऊपर भी बेस रहता है कि ये डायरेक्शन किस तरीके से बताता है, उस पर भी क्वेश्चन ये बनता है। तो यहाँ पर देखेंगे आप, तो जब भी बाएं से कहा जाए, जैसे कि एक होता है कि जब भी प्रश्न में अगर बायां से कहा जाए तो हमें पढ़ना कहाँ से है, ए से शुरू करना है, ए से हमें स्टार्ट करना है, इधर से इसको शुरू करना है ए से। जब भी अगर बायां की बात करें तो हम पढ़ना कहाँ से चालू करेंगे, ए से चालू करेंगे, यहाँ पर लिखा भी है ए से चालू करेंगे। और अगर जब दायां से कहा जाए तो हम कहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे, अगर ये बायां से बोला जाता है तो हम ए से चालू करते हैं पढ़ना, और अगर दायां से बोला जाता है पढ़ने के लिए तो हम किधर की तरफ पढ़ेंगे, तो जेड की तरफ से पढ़ना चालू करेंगे। तो ये चीज क्लियर हो गया। ज्यादातर प्रश्नों में जो है डबल डायरेक्शन में प्रयोग होता है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि ज्यादातर जो प्रश्न होगा ना वो डबल डायरेक्शन पर होगा, कि कभी दायां कभी बायां, फिर दायां फिर बायां, बायां टू दायां, इस तरीके से जो है इसमें ज्यादा प्रयोग होता है प्रश्न। और ये इससे जो प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेगा ही पेपर में दोस्तों, इसीलिए इसको समझना पहले जो बहुत जरूरी है, इसके बाद जो है इसका एमसीक्यू आपको लगाने हैं। कहीं से भी किताब मार्केट जहां से आपको अवेलेबल होता है, कोई सा भी रीजनिंग का किताब उठा लाइए, ठीक है, और उसको आप समझिए, इसको पहले समझ लीजिए, इसके बाद जब हम एमसीक्यू को लगाने जाएंगे तो आपको बहुत ही मतलब सहायता उसमें मिलेगा, ठीक है। अब जैसे देखते हैं उदाहरण के लिए, यहाँ पर देखेंगे तो उदाहरण जैसे कि दिया हुआ है ना, आपको इन सारी चीजों को बहुत ही बारीकी से समझना है दोस्तों, है ना। जैसे दिया है कि उदाहरण के लिए यहाँ पर देखेंगे तो बाएं से 10वें, क्या दिया है पहले, बायां से 10वां, ठीक है, ये बायां हो गया, और बायां से क्या बोल रहा है, 10वां, ठीक है, 10वें, ठीक है, इसको समझिएगा के दाएं 5वां, ठीक है, 10वें के दाएं 5वां दिया है, ये 10वें के दायां दिया है, फिर दाएं क्या दे दिया है, 5वां, ये कितना दिया है, ये 5वां दिया है, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन बनेंगे। या फिर जो है दाएं से 7वें के बाएं 5वें इत्यादि, इस तरीके के जो है प्रश्न आपको देखने के मिलेगा। अब जैसे ये तो पहले दे दिया, जैसे है ना, तो इसको आपको ध्यान में रखना कि जैसे पहले अगर कोई संख्या देता है बायां से 10वां, तो बायां से 10वां क्या होता है हमारा, हमने यहाँ पर देखा था ई जे, मतलब बायां से अगर हम 10वां जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर जे मिलेगा, ठीक है। और दायां से अगर 5वां आते हैं, ठीक है, दायां से 5वां आते हैं तो वही अपोजिट वाला फिर रूल हमें लगाना है। जैसे चलो उसको आगे समझते हैं। इसकी गणना के लिए कुछ नियम है जिससे हमें याद में रखना, इस तरीके की गणना करने के लिए जो है हमें इसका याद रखना है कि अगर बायां से बायां बोला जाता है, ठीक है, अगर बायां से बायां बोला जाएगा, यहाँ पर क्या बोला है, बायां से दायां बोला है, तो यहाँ पर ध्यान में रखना कि क्या होता है। देखो बायां से बायां बोला जाता है, अगर बायां से बायां बोला गया, ठीक है, बायां से बायां बोला जाता है तो इसके बीच में क्या होता है, ये बायां से अगर बायां बोला जाए तो ये आपस में क्या करेंगे, घट जाएंगे, ठीक है, इन दोनों के बीच में घटाव होगा। और अगर बायां से दायां बोला जाता है, बायां से अगर दायां बोला जाता है, बायां से अगर दायां बोला जाता है तो ये आपस में क्या करेंगे, जुड़ जाएंगे, ठीक है। और अगर दायां से दायां बोला जाता है तो फिर घट जाएगा। अगर दायां से दायां बोला कि ये डायरेक्शन है ना, कि दायां से दायां अगर जाता है तो ये क्या होगा, ये घटेगा, ठीक है। और दायां से अगर बायां बोला जाता है, दायां से अगर बायां बोला जाता है, ठीक, तो ये भी आपस में जुड़ जाएगा। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। इस डायरेक्शन में ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये 4 डायरेक्शन है, बायां से बायां घटेगा, दायां से दायां भी घटेगा, सिंपल सा बात है। अगर दायां से दायां जाता है तो भी घटेगा, बायां से बायां जाता है तो भी घटेगा, या फिर दायां से बायां जाता है तो जुड़ेगा, या फिर बायां से दायां जाता है तो जुड़ेगा। बहुत ही आसान है। मतलब अगर एक डायरेक्शन में है ये दोनों तो आपस में घट जाएंगे। यहाँ देखेंगे तो बायां से बायां जा रहा है, घट गया, दायां से दायां जा रहा है तो भी घट गया। लेकिन अगर चाहे दायां बायां से दायां जा रहा हो या फिर दायां से बायां जा रहा हो तो आपस में क्या हो जाएगा, वो जुड़ जाएगा, ठीक है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। आगे देखेंगे, थोड़ा सा इसको और समझिएगा, शायद मैं जो बोल रहा हूँ तो समझ में ना आ रहा हो। अर्थात अगर दोनों डायरेक्शन एक ही में हो, ठीक है, अगर दोनों का डायरेक्शन एक ही साइड हो, जैसे दायां से 10वें
के दाएं पांचवें या फिर बाएं से 10वें या बाएं से 5वें, तो हमें डायरेक्शन क्या करना होगा, आपस में से घटा देना होगा। अगर दाया से दाया जा रहा हो या फिर बाया से बाया जा रहा होगा, तो जैसे यहाँ पर दिया है 10वें बाया, ठीक है, मतलब 10वें दाया हो गया, ठीक है। 10वें से दाएं से 10वें और दाएं से 5वें, ये दोनों हो गए, तो इसको आपस में घटा देंगे तो क्या आ गया हमारा 5। उसी तरीके से बोला है कि बाएं से 10वें, अगर बाएं से भी 10वें जाता है और बाएं से ही 5वें अगर जाता है, तो ये भी आपस में घट जाएगा, मतलब 5 ही आएगा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आपको आसानी से समझ में आ गया होगा, ठीक ना। बायां से बायां जा रहा है तो भी घटेगा, दायां से दायां जा रहा है तो भी घटेगा, ये चीज आपको ध्यान में रखना है, ठीक। आगे चलते हैं। इसी में इसको समझना आपको बेहद जरूरी है। अगर ये चीज अगर आप समझ लेते हैं तो आपका अल्फाबेट से कोई सा भी प्रश्न अगर बन जाए, मतलब आता है, तो आप उसको आसानी से कर जाएंगे। ये बहुत ही जरूरी है ना। अब इसी से संबंधित हम देखते हैं, कुछ प्रश्नों को देखते हैं जो आपको आसानी होगा समझने में। इसी से संबंधित मतलब किस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है ना, इसको उदाहरण के रूप में हम इसको समझते हैं, ठीक ना। ये सिंपल सा प्रश्न पूछा जाता है, इसमें ज्यादा हार्ड नहीं पूछेगा, है ना। इस तरीके से सिंपल जो प्रश्न है पूछा जाएगा आपसे, जो आपको ध्यान में रखना है, ठीक ना। चलिए आते हैं टॉपिक पर। जो अभी हमने देखा उसी से संबंधित कुछ एमसीक्यू लगाते हैं। ये सारी चीजें आपको किताब में मिलेगी दोस्तों, तो आपको जितना ज्यादा हो सके इसमें प्रैक्टिस करना है, ठीक है। क्योंकि अगर आपको सीट चाहिए, आपको अगर स्टडी करना है, फोकस करना है, टीचिंग लाइन में अगर जाना है, तो अपना तैयारी आपको बेहतर करना ही है। क्योंकि अपने आप को आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता, मेरा स्ट्रेंथ क्या है, लेवल क्या है, मैं किस हिसाब से किस तरीके को सारा चीज जो है मैनेज कर सकता हूँ। ये मतलब किताबें, गाइडेंस, ये सारी चीजें एक मार्गदर्शक के रूप में होता है। हम इन सारी चीजों से सहायता लेते हैं और अपने आप को और भी इम्प्रूवमेंट करते हैं। तो इन्हीं सारी चीजों से आपको प्रैक्टिस करते रहना है और आगे बढ़ते रहना है, ठीक है। चलिए देखते हैं इसी में प्रश्न की अगर बात करेंगे, तो यहाँ स्टेप इससे संबंधित जो हमने अभी देखा था ए से लेकर के जेड तक का, इसी से संबंधित हम कुछ प्रश्नों को देखेंगे, है ना, और समझेंगे कि किस तरीके से इम्प्लीमेंट हमें क्वेश्चनों पर करना है। ये इस तरीके से डायरेक्ट जो है क्वेश्चन आसान सा बनता है, ज्यादा हार्ड भी नहीं आएगा, है ना। देखिएगा यहाँ पर पहला दिया हुआ, इसमें ए से लेकर के पूरा जेड तक का संख्या दिया हुआ है। अब इसी संख्या से आधारित हमें जो प्रश्न बना हुआ है, ये हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये ए से लेकर के जेड तक का अक्षर है, ये लिखा हुआ है, टोटल 26 होंगे यहाँ पर, है ना। अब देखिएगा प्रश्न क्या बोल रहा है कि कौन सा अक्षर दाएं से 7वें के दाएं 15वां है। मतलब क्वेश्चन कहने का मतलब ये है इसका कि अक्षर जो है बाएं की तरफ से 7वें नंबर पर कौन है, ठीक है। 7वें के दाएं 15वां स्थान इसका कौन सा होगा, ठीक है, ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर हमने पहले भी बताया था कि अगर दाएं दाएं की अगर बात करता है ना, अगर दाया से दाया करता है, दाया प्लस अगर दाया की बात करता है, तो वहां पर क्या हो जाता है, ये आपस में क्या है, घट जाता है, घटाव का निशान हो जाता है, मतलब घट जाएगा आपस में, ठीक है। और अगर बाया से बाया बात करता है, ठीक है, बाया से अगर बाया बात करता है, फिर भी आपस में क्या हो जाता है, आपस में दोनों घट जाएंगे, ठीक है। और क्या हमने देखा था, दाया से अगर बाया देखे या दाएं से बाया देखे, तो वहां पर क्या होता है, आपस में जुड़ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर दिया, देखो यहाँ पर दिया है बाएं से किधर जाने की बात कही है, डायरेक्शन है दाएं की तरफ, ठीक है। मतलब बाएं से 7वें नंबर का जो है अल्फाबेट के दाएं 15वां है, कौन सा अक्षर है, ये हमें बताना है। बेहद ही आसान है। अब यहाँ पर अगर देखोगे, है ना, तो ये क्या बोल रहा है, मतलब कि यहाँ पर देखिए बाएं में क्या है, बाया दिया है 7वां, ठीक है। बाया में क्या नंबर दिया है, 7वां नंबर। तो 7वां नंबर में अगर देखेंगे, ठीक है, 7वां नंबर दिया है। और फिर दाएं में क्या दे दिया है, दाएं में क्या दे दिया है,
दाएं में क्या दिया है 15वां, दायां में क्या दिया है, दायां में क्या दिया है 15वां। तो ये आपस में जुड़ेगा, है ना, आपस में जुड़ेगा, ठीक है। ये चीज दिया है, मतलब दाएं से ये है ना, तो ये आपस में जुड़ के कितना हो जाएगा, अगर हम 15 और 7 को अगर जोड़ देते हैं तो हमें कितना मिलता है, 22वां मिलता है, ठीक है, ठीक 22वां होगा। यानी कि अक्षर जो है बाएं के तरफ से अगर हम 22वां नंबर का देखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो 22वां नंबर अगर देखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, वी मिलेगा, ठीक है, वी। अब 22वां हम कैसे जानेंगे, तो सिंपल सा यहाँ पर लॉजिक वही वाला लगाएंगे, ई जे टी ओ और वाई। ई कितना है, 5 है, जे कितना है 10 है, टी कितना है, सॉरी उल्टा हो गया इसको, ओके ये उल्टा हो गया ना, उल्टा लिखा हूँ इसको, गलत लिख दिया था। ई हो जाएगा, जे हो जाएगा, ओ हो जाएगा, टी हो जाएगा और ये वाई हो जाएगा। तो ई कितना है हमारा 5 है, जे कितना है 10 है, ओ कितना है 15 है, टी कितना है 20 है, ठीक है, और वाई कितना है 25 है, ठीक। अब हमें मिला कितना है, कितना मिला है हमें, 22वां मिला है, बाएं की तरफ से 22वां मिला है। तो हम जानते हैं कि टी कितना, अगर टी अगर 20 है तो टी के बाद क्या आता है, टी के बाद यहाँ पर देखिएगा तो टी के बाद यू आ गया, यू के बाद क्या आ गया, वी आ गया, वी आया ना, यू हो गया और ये क्या हो गया, वी हो गया। तो अगर टी 20 है तो यू कितना हो जाएगा हमारा 21 हो जाएगा और वी कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। मतलब हमें 22वां ही लाना था, 22वां हमें मिला था, है ना, 15 और 7 को जोड़ने पर 22वां मिला। तो बाएं की तरफ से 22वां कौन सा अक्षर हो जाएगा, तो हमारा वी हो जाएगा, ये हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से जो प्रश्न हमें देखने के लिए मिलेगा, ठीक है दोस्तों। आगे अगर देखेंगे, इसी में अगला प्रश्न अगर देखेंगे तो अगला क्या कहता है, अगला प्रश्न देखिएगा, इसी वर्णमाला में नीचे दिए गए अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम, ठीक है, प्रथम स्टेप या प्रथम जो है अदर्श है ना, ये दिया हुआ है को यदि हम उल्टे, पहला स्टेप जो है उसको हम उल्टे क्रम में लिखा जाता है। अगर पहले क्रम को अगर मैं उल्टे क्रम में लिखा जाता है तो दाहिने से 7वें अक्षर के, दाहिने से 7वें अक्षर के बाएं के 11वें अक्षर में कौन सा होगा। यहाँ पर क्या दाहिने बोला है और बाएं मिला है, मतलब दायां और बायां मिले या बायां या दायां मिले तो हमें क्या करना रहता है, उसको जोड़ना रहता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे तो पहला बोलता है प्रथम